क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? शब्द पीछे जो हैं वो पढ़ने वाले हैं तो बैठ जाइए। शब्द रचना में कल हमने पढ़ाया था आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और एक संकर शब्द करके। तो संकर में मैंने बताया था कि जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों को एक साथ लेके चलता है तो उसमें मैंने एक शब्द इंग्लिश का, एक शब्द हिंदी का, तो वैसे शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। और उपसर्ग प्रत्यय भी कल ही पढ़ाए थे, तो उपसर्ग से आप लोग परिचित हो चुके हैं। उपसर्ग से परिचित हो चुके हैं ना? उपसर्ग प्रत्यय से भी परिचित हो गए। समास पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? समास नहीं। तो आज हम चूंकि उपसर्ग प्रत्यय आप पढ़ लिए हैं तो उसके बाद हम समास आज पढ़ा देते हैं। लीजिए, लेकिन जब शब्द संरचना है ना तो समास पढ़ाने से पहले, अरे संधि को बोलिए, समास पढ़ाने से पहले शब्द संरचना में जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज पढ़ाए, तो इसमें एक ग्रुप और है जो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द होता है, तो साथ ही उसको खींच लेते हैं, उसके बाद समास पढ़ा देंगे। क्या? तो शब्द संरचना एक तरह से खत्म हो जाएगा, फिर समास आजे शुरू करके आजे खत्म कर देंगे। टाइम नहीं लेंगे हम, 6 लाइन में समास खत्म कर देंगे, क्योंकि समय कम है। तो जितना कम है उतना कम समय में भी काम किया जा सकता है, बशर्ते कि टीचर ट्रिक्स अपना ले। उसमें शब्द रचना में जो है तो बनावट या व्युत्पत्ति कहिए, तो उसमें 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन क्या होता है कि शब्द दे देगा और नीचे ऑप्शन देगा रूढ़ वर्ड, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या योग रूढ़ शब्द। तो हम 3 लाइन में ही आपको सिखा देते हैं, आपके दिमाग में चला जाएगा। एक रूढ़ शब्द होता है, दूसरा यौगिक शब्द होता है, या रुकिए, मैं ट्रिक का सहारा लेना चाहता हूं। पहले हम समासे पढ़ा देते हैं, तब ये रूढ़ या योग रूढ़ आप आसानी से समझ जाएंगे। हम पहले समासे पढ़ा लेते हैं। इसको मिटाने वाला कहाँ? यहाँ से पहले समास पढ़ो। नहीं, हम उसको ट्रिक से पढ़ा देंगे तो तुरंत दिमाग में, फटाक दिमाग में चला जाएगा। तो समास जब आप पढ़ लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, समास से मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं। समास आपके हिंदी व्याकरण में एक ऐसा मैटर है जो कॉम्प्लिकेटेड भी है और क्वेश्चन भी इससे बहुत ज़्यादा रहता भी है। लगभग 4-5 की संख्या में समास कई रूपों में, कई ढंग से, कई तरह से पूछ दिया जाता है। तो हम इसमें समास किसे कहते हैं आपको पता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। एज ए होल समास में कम से कम 2 शब्द चाहिए, वह 2 शब्द संयुक्त हो जाते हैं, उसी को हम समास कहते हैं। तो अब शब्द और पद में अंतर समझो।
जब दो शब्द एक साथ जुड़ जाते हैं तो उन्हीं शब्दों को हम पद कहते हैं। जब दो शब्द एक साथ हो जाते हैं तो वही शब्द पद बन जाते हैं। तो कभी कभी पद और शब्द में अंतर यदि करना हो तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि दो शब्द को मिला देंगे तो वो पद हो जाएगा। तो यहाँ समास में शब्द का प्रयोग नहीं किया, पद का, कि दो या दो से अधिक पद, पद बोले तो शब्द जब आपस में जुड़ जाते हैं एक नया नाम देता है, एक नया शब्द निर्माण कर देता है, एक नया पद निर्माण कर देता है, तो समास हो जाता है। तो मिला जुला के आपके दिमाग में गया कि समास क्या है? दो शब्दों का मेल है। इसको हम हिंदी में और ये करें तो संक्षेप करना कहते हैं। इसको संक्षेप कर देता है, दो शब्दों को आपस में जोड़ देता है। तो समास के मुख्यतः चार भेद ही होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद। लेकिन ये सामान्य तौर पर 6 भेदी होता है। मतलब 6 भेद समास के पढ़ने पड़ते हैं। तो उसमें वो 4 भेद करके और एक भेद को 2 ग्रुप में बांट दिया। 2 ग्रुप में बांट दिया तो ऐसे भी 6 हो गया। लेकिन मुख्य तौर पर समास 4 ही होते हैं, उसमें से 2 उप भेद निकाल देता है। मैं यहाँ इतनी ही दूर में काम कर दे रहा हूँ तो समास के 6 भेद में एक साथ डाल देता हूँ। थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा क्योंकि अब 6 को एक साथ डालेंगे तो थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। तो आप लोग एडजस्ट कीजिए। ऑनलाइन वाले भाई साहब, ऑनलाइन भी है अभी क्या? इसमें नहीं है तो ऑनलाइन वाले भाई साहब आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि लंबा मैटर है और हमको एक ही पन्ना में सब काम करना है। तो थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। पहला भेद है, यहाँ शुरू करते हैं, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। दूसरा भेद है तत्पुरुष। तीसरा भेद है कर्मधारय। हटेगा लेकिन नहीं, 2 पेज करना होगा। चौथा भेद है आपका द्विगु। और 5वां भेद है आपका द्वंद्व। और 6ठा भेद के लिए जगह नहीं है, हम अगला पेज में अब लेंगे। क्वेश्चन किस रूप में होता है और कैसे होता है उतना आप समझिए, उतारिएगा तो नहीं होगा। 5 मिनट के लिए कलम आप लोग रोक दीजिए तो हो सके 5 से 10 मिनट में आपको पूरा समास पढ़ा के फेंक देंगे और इजी वे में आपके दिमाग में भेजा में चला जाएगा। अव्ययी भाव समास हम उसको कहेंगे जिसके पद के पहले। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, पहले है कि पद प्रधान वाला भी एक क्वेश्चन होता है। तो अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम को पूर्व भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम को पूर्व भी बोलते हैं। पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद बोले तो लास्ट वाला। कर्मधारय का भी पूर्व पद प्रधान होता है। द्विगु का भी पूर्व पद प्रधान होता है। और द्वंद्व का दोनों पद प्रधान होता है। अब प्रधान हम नहीं लिखें, सब में लिखना जरूरी है। चलिए लिख देते हैं, नहीं तो बहुत को लगेगा कि ये क्या लिखे। समझने वाला तो समझ जाता है इशारों में ही। बहुत लोग को दूध काटने के बाद भी नहीं समझता है। तो अव्ययी भाव का प्रथम पद पूर्व पद प्रधान होता है। मतलब जिस समास की पहचान जिस पद से होती है वही प्रधान माना जाता है। जिस समास की पहचान हम जिस पद से, जिस खंड से, जिसकी 2 शब्दों का मेल है ना, 2 पदों का मेल है ना समास,
तो जिस पद से उसकी प्रधान माने पहचान हो जाती है वही समास का पद प्रधान होता है। देखते हैं वो भाई साहब दूगो जो हैं वो मान ही नहीं रहे, एकदम लगातार उतारे जा रहे हैं, इशारा नहीं समझ रहे हैं। तो हाँ, इशारों को यदि समझो तो राज को राज रहने दो, इशारा नहीं समझते हैं तो आप दुत्कारा भी नहीं समझिएगा। जो इशारा में नहीं बात समझे उसको दुत्कारो भी तो भी नहीं समझेगा। तो थोड़ा सा माफी को माने दिमाग में बैठ जाएगा ना तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हुआ, तत्पुरुष में उत्तर पद मतलब अंतिम वाला पद प्रधान होगा। कर्मधारय का भी पूर्व पद प्रधान, द्विगु का भी पूर्व पद प्रधान और द्वंद्व का दोनों पद प्रधान। चौथा भी इसमें अटा नहीं इसलिए हम लाए नहीं, चौथा को बाद में अच्छा सॉरी छठा को हम बाद में लाएंगे। मेरा केवल इतना ही है, देखिए अब जा रहा है, अब आपको सामने जा रहा है। अव्ययी भाव समास वह होगा जिसका पहला पद उपसर्ग हो। तो उपसर्ग हम पढ़ा चुके हैं आपको। तो ज्यों ही पहला पद, चूंकि दो पदों के में से बना है, तो ज्यों ही पहला पद उपसर्ग मिले, उपसर्ग में बहुत पढ़ा है, प्रति, अधि, यथा, प्र, अधि, अधि तो हो गया, परा, उप, अनु, अ, बहुत सारा है, निस, नि, उत, बहुत सारा है। तो जिसमें आपको उपसर्ग पहले मिल जाए आप समझ जाइए कि यह अव्ययी भाव समास है। गया दिमाग में? दिमाग में गया? जैसे प्रति आप पढ़े, इसमें यदि दीन जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? आप कोई पूछता है इससे आपसे कि प्रतिदिन कौन समास? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, चार को ऑप्शन देगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रति लगा दिया है, कुछ जोड़े, मैंने एक उपसर्ग दिया ना, अव्ययी भाव है। यथाशक्ति, यथा और शक्ति दो पद है, एक यथा है एक शक्ति है, इसमें भी दो पद है। तो पहला पद क्या है? उपसर्ग है। तो पहला पद जो ही उपसर्ग मिले तो ये कौन समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव, अब कुछो भाव, तो अव्ययी भाव। मेहनत पड़ी। अब जो उपसर्ग पर है उपसर्ग दिमाग में रखिए, जो उपसर्ग पहले मिल जाए समझ जाए अव्ययी भाव है। तत्पुरुष में क्या है? तो तत्पुरुष का एक ट्रिक केवल इतना ही दिमाग में रखिए कि कारक मैंने पढ़ाया होगा। तो कारक के 8 भेद, तो ऊपर का पहला भेद छोड़ दीजिए और अंतिम का भेद छोड़ दीजिए। तो ऊपर का पहला भेद कर्ता छोड़िए और नीचे लास्ट वाला जब नहीं आए तो बीच में टू टू नहीं बोलिए, नीचे सबसे वाला हे, अधि, अजी, अरो, इसको छोड़िए। तो बचा बीच में 6। तो 6 में 6 कारक की सबके अपने अपने चिन्ह होते हैं। तो जिस समास में जिस दो पदों के बीच में एक कारक के चिन्ह का लोप दिखाई दे तो आप समझ जाए कि वह तत्पुरुष है। तो मतलब क्या हुआ कि कारक के चिन्ह का लोप, तो जिसमें कारक के चिन्ह का लोप बुझा जाए, मतलब लगे कि बीच में कारक का कोई चिन्ह होना चाहिए। फिर रिपीट कीजिए, कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये याद होगा तब ना भेजा में जाएगा, अब याद नहीं होगा तो कहां से जाएगा? कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काके की और अधिकरण में पर, बस इतना ही 6 गो है। तो जहां दो पदों के बीच में आपको जब शब्द देगा, दो पद देगा, तो आपको लगेगा कि बीच के विभक्ति एक जो है, बीच का चिन्ह जो एक है उसका लोप किए हुए है, मतलब बीच में एक चिन्ह होना चाहिए जो नहीं है। तो ज्यों ही उस ढंग का शब्द मिले, जैसे मैं बोलता हूं तो आपको समझ में आएगा, जैसे एक एक करके हम उठाते हैं सबको। अब समझाने में वक्त लग जाता है, पढ़ाने में तो 5 मिनट में पढ़ा देगा आदमी, लेकिन वक्त समझाने में वक्त लगता है। तो एक एक करके उठाइए। कर्ता को छोड़ दिया, संबोधन को छोड़ दिया, तब कर्म से उठा। तो कर्म का चिन्ह क्या है? को। तो जैसे शब्द दिया चिरी मार,
चीरी मार। अब इसका जब अर्थ लगाएंगे तो हो जाएगा चिड़िया को मारने वाला। तो चिड़िया को बीच में विभक्ति यहाँ को एक आना चाहिए चिन्ह, और मारने वाला को ही हम चिड़ी मार कहते हैं। तो ये को चिन्ह आपको इसमें छुपा हुआ है। तो उसी तरह हर शब्द में कारक के कोई ना कोई चिन्ह छुपा हुआ मिलेगा। जरा दिमाग में तो एक एक करके उठाते हैं। कर में क्या हुआ? चिड़ी मार। तो क्या हुआ? चिड़िया को मारने वाला। यहां मैं जोर इसलिए दे रहा हूं भैया कि तत्पुरुष जितना आसान समझ रहे हैं नहीं है, ऑप्शन आपको घुमा देता है। गगनचुंबी और कर देगा कौन तत्पुरुष, तो उसमें लिखेगा कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष। सीधे तत्पुरुष रहता तो तुरंत चुन के आ जाए। अब आपको चिन्ह का ध्यान रखना है। तो जिस कारक का जो चिन्ह लगाए हुए है उसमें आपको उसी कारक का ऑप्शन चुनना पड़ेगा। जैसे का और उदाहरण, गगनचुंबी। तो गगन को चूमने वाला, को चिन्ह लगा हुआ है, तो यह कहलाएगा कर्म तत्पुरुष। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, तो यह कर्म तत्पुरुष। समझ में आया? और अब चलिए करण में। तो करण में और आपादान में दोनों का पहचान सेम है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है बताए हुए हैं। करण संबंध स्थापित करता है, जोड़ता है, और आपादान जुदाई करता है। तो अब यहां सब समझिए। जैसे हुआ बाढ़ग्रस्त, तो बाढ़ से बाढ़ग्रस्त का क्या अर्थ? बाढ़ से ग्रस्त। तो से बीच का चिन्ह है, तो पहली बात तो तत्पुरुष होगा। जहाँ बीच में चिन्ह का लोप दिखाई दे तो तत्पुरुष होगा। इतना तो क्लियर हुआ। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, तो आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, लगाव है यहाँ से जो है, तो से क्या किया? लगाव दिया कि रोग से पीड़ित है, रोग से बाहर नहीं है, रोग से जुड़ा हुआ है। बाढ़ ग्रस्त है मतलब बाढ़ से अलग नहीं है, बाढ़ से जुड़ा हुआ है। तो यह करण तत्पुरुष की पहचान है। तो वहां देगा कि करण तत्पुरुष, तो ऐसा है तो उसमें चुनना होगा करण तत्पुरुष। अब आ जाइए संप्रदान में। संप्रदान का क्या चिन्ह? के लिए। तो उसमें अब उदाहरण देखिए, देशभक्ति। तो अर्थ निकालिए। देशभक्ति का मतलब क्या होता है? देश के लिए भक्ति। तो के लिए किसका चिन्ह? संप्रदान का चिन्ह कहलाएगा कौन तत्पुरुष? संप्रदान तत्पुरुष। अच्छा, फिर एगो टेक्निक बताते हैं, क्वेश्चन घुमाने के लिए वो विभक्ति भी कर देता है ना। द्वितीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। तो जो कारक का एक लाइन से भेद जानता है वो विभक्ति भी जानता है। कर्ता एक प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीया विभक्ति, करण तृतीय, मैंने तीसरे पर आया तो तृतीया, चौथा पर आया तो चतुर्थी, पांचवा पर आया तो पंचमी। कॉमन सेंस की बात है। तो क्वेश्चन कैसू घुमाए, ध्यान थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड यदि आप रखते हैं तो चल जाएगा काम। तो हम लोग कहां तक पढ़ गए थे? देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो के लिए चिन्ह उसमें लग रहा है। तो देशभक्ति कौन समास हुआ? आपादान में कौन? तत्पुरुष। नहीं, संप्रदान ना होगा, आपादान कैसे हो? देश के लिए किसका पहचान है? संप्रदान का ना। तो संप्रदान तत्पुरुष हुआ। संप्रदान तत्पुरुष। गौशाला, गाय के लिए, गो के लिए शाला। अच्छा, इन्हें समझ। रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। तो देख रहे हैं रसोई या घर दो पद मिला, बीच में चिन्ह को दिखाई पड़ रहा है ना, के लिए। तो ये तत्पुरुष। अब कौन तत्पुरुष? तो संप्रदान तत्पुरुष। कौन विभक्ति तत्पुरुष? तो चौथी में आता है
अब ये आदमी इशारा नहीं समझ रहा, जब नहीं उठाए एक बार तो दोबारा समझ के बिजी होगा, अभी फिर दोबारा। अब आ जाइए आपादान। तो आपादान में जैसे ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त। अब बताइए जोड़ा की अलग किया, तो ऋण से मुक्त हो गया। दो शब्द है ऋण मुक्त। अब बीच में आपको लग रहा है कि ऋण मुक्त का क्या अर्थ होता है, ऋण से मुक्त। तो चिन्ह लोप है, छुपा हुआ है चिन्ह, तो ये तत्पुरुष। अब कौन तत्पुरुष, तो आपादान तत्पुरुष। या दिमाग में रोग मुक्त, रोग से मुक्त। अब बचा संबंध, तो राजपुत्र। समझ में है कि राजपुत्र किसे कहते हैं, राजा का पुत्र। क्या, राजभवन, राजा का भवन। तो ये चिन्ह जहां छुपा हुआ है तो तत्पुरुष। यहां स्पष्ट लिख दें कि कारक के चिन्ह का लोप हो तो तत्पुरुष। अब कौन तत्पुरुष, तो संबंधवाचक तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। जा रहा है दिमाग में। अब कौन बचा, अधिकरण। तो अधिकरण में जैसे गृही प्रवेश, तो गृही प्रवेश का पहले अर्थ लगाइए, क्या होता है, घर में प्रवेश। तो में चिन्ह लगाया, तो जो ही में चिन्ह बीच में लोप है तो पहले तो हम समझेंगे इसलिए तत्पुरुष है। अब कौन तत्पुरुष, यदि ऑप्शन डाला है वहां तो हम बताएंगे अधिकरण तत्पुरुष। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम जो ही शब्द बोला तो आपको समझ में आ रहा है कि इसका अर्थ क्या है, पुरुषों में उत्तम। क्लियर हुआ, तत्पुरुष सारा हो जाएगा। और कारक के साथ तत्पुरुष की व्याख्या मैंने कर दी, समझ गए होंगे। अब नहीं उतार रहे हैं तो कितना अच्छा समझ रहे हैं, और हम यहाँ समझा रहे हैं, आप उतारते जा रहे हैं तो कुछ हो नहीं जा रहा है। ये इंगेज है, अभी खुला खाली रहेगा तब ना जाएगा, तो इसको तो इंगेज किए हुए हैं। हमरो कल से इंगेज भेल है, दिन में तो नहीं आराम करने का मूड रहता, हो नहीं पाता है, साल पूरा भारी रहता है। अब आ जाइए कर्मधारय। अरे हमको नहीं, आदमी है ना है कि पैजामा है। आप पैजामा जो है ना, पैजामा भी बेचारा 10 घंटा आराम करता है। जब साहब ऑफिस चले जाते हैं तो पैजामा घर पे आराम करता है ना, तो अब साहब पैजामा पहन के तो ऑफिस नहीं जाते हैं, तो उतना देर तो बेचारा घर में आराम करता है। रात में बेचारा को कष्ट होता है थोड़ा, क्योंकि रात में साहब पैजामा पहन के सोते हैं। कर्मधारय, अब आ जाइए। तो कर्मधारय में शब्द से ही पता चलता है कि जो, बहन जी थोड़ा सा, कर्मधारय से ही पता चलता है कर्मधारय से ही पता चलता है कि जो कर्म को धारण करता हो, जो कर्म को धारण किए, धारय से धारण मतलब रखने वाला, तो जो कर्म का धारण किए हुए है वही कर्मधारय है। तो अब सवाल उठता है कर्म क्या है, तो इस संसार में जितनी संज्ञा है ना वो सब कर्म है। कर्म, जैसे मोहन आम खाता है, इसमें कर्म कौन है, आम। मोहन कैसे, मोहन तो सब्जेक्ट है, आम खाने का काम मोहन करता है। तो अच्छा, उससे नहीं समझे तो गोली मारिए, हम दूसरा उपाय देते हैं। कर्मधारय में क्या होता है, इसमें विशेष से विशेषण होता है। तो बोलिए ईमानदारी से, विशेष से विशेषण पढ़ाए हैं कि नहीं? देखिए इतना झूठ नहीं बोलिए। हाँ, नहीं बोला कि नहीं। तब विशेष से विशेषण, तब विशेष से विशेषण में समझाए होंगे कि जो विशेषता बतलाए वह विशेषण, और जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह विशेष से। तो मतलब ये हुआ कि जिस समास में आपको एक पद विशेषण और उससे जुड़ा हुआ दूसरा पद नाउन संज्ञा मिल जाए
तो आप समझ लीजिए कि यह कर्मधारय है। मतलब संज्ञा की विशेषता दर्शाने वाला जो ही इसमें शब्द मिले तो सीधा मतलब हुआ कि एक विशेषण और एक संज्ञा, ये दोनों पद जहां जुड़ा हुआ मिले तो समझ जाइए कर्मधारय है। जा रहा है विशेष विशेषण कि एक विशेषण किसी संज्ञा के पहले जो ही कोई विशेषण दिखाई दे आप समझ जाइए कि यह कर्मधारय समास है। जैसे नील कमल, नील कमल, कमल कैसा है? तो कमल संज्ञा है, कमल क्या है? संज्ञा है ना। तो ये कमल की विशेषता किसने बताया? नील ने। तो ये विशेषता दर्शाने वाला शब्द आ गया। तो ये कमल संज्ञा होता है, ये विशेष्य हो गया और नील हो गया विशेषण। तो जिसमें विशेष विशेषण हो वह कर्मधारय। दिमाग में जा रहा है? अब जैसे घन श्याम, श्याम कैसा है? तो घन, घन माने काला, श्याम कैसा है? तो काला है। तो श्याम की विशेषता बतलाया कि काला है ना। तो ऐसे जैसे नील गगन, तो नील गगन, गगन संज्ञा, तो गगन कैसा है? नीला है। तो नीला विशेषता बतलाया। तो जहां विशेष विशेषण आपको दिखाई दे आंख मुनकर कर्मधारय चुनिएगा। अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करवा के जाऊंगा, आप देखिएगा कि एक ही क्लास में कैसे। मेरा दावा है कि इसमें जितना स्टूडेंट बैठा हुआ है जिंदगी में कभी समास पढ़ा होगा तो मेरा दावा है कि एक दिन में समास नहीं पढ़ा होगा। द्विगु आ जाए, वो अव्यय भाई में, अव्यय भाई में ही माने अव्ययी भाव में ही वो एक दिन खींच के ले जाएगा, चाहे वो दूसरा दिन भी लगा देगा। अब द्विगु में आइए। तो द्विगु का मतलब है कि जिसका पहला पद प्रधान हो, जिसके पहले पद से पहचान हो जाए कि ये समास है। तो इसका पहला पद संख्या होगा, पूर्व पद क्या होगा? संख्या। तो ज्यों ही पहला पद संख्या दिखाई दे आप समझ जाइए कि वह द्विगु समास है। जैसे पंचवटी, तो पंच आ बटी दोनों मिलकर एक शब्द बनाया, पंचवटी। तो पंच से संख्या का बोध हो रहा है, 5 का, तो कौन समास होगा? चौराहा, तिरंगा, चतुर्भुज, त्रिभुज, आ रहा है ना संख्या। तो जहां आपको पहला पद संख्या दिखाई दे समझ जाइए कि यह द्विगु समास है। इजी है, कोई प्रॉब्लम? जैसे पंचवटी, एक एक उदाहरण देते हैं। पंचवटी, चतुर्भुज, बहुत आएगा, जगह जितना आएगा सब ना आएगा तो सब लिख दे। कहाँ है? यहाँ तक चले आए। वहीं तक नहीं काम करेंगे। अब द्वंद्व में आ जाइए। आप ही के लिए मैं इशारा करूंगा, थोड़ा समझिए ना। घर पे आपको पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी परिवार से आता हूं। हम भी कोई आकाश से टपक नहीं है। लेडीज को घर में मेहनत करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि सास का भी प्रॉब्लम है, ननद का भी। ननद और बैरीन होती है। 5 मिनट बेचारी यदि तनी सुस्ता है तो तुरंत मैया को जाके देखी ना 5 घंटा से पलंग तोड़ रहा है। तो अरे इतना हल्ला नहीं कीजिए। तो मैं मजबूरी जानता हूं, तो हम चाह रहे हैं कि आप बैचे में सीख लीजिए, और जो ही टीचर बनिएगा वो ननदिया का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। तो बस बैच में समझिए। द्वंद्व का मतलब है कि कह रहा कि दोनों पद प्रधान, मतलब एक पद, दोनों पद प्रधान का मतलब हुआ कि दोनों पद की समान विशेषता, दोनों पद का समान महत्व होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक टेक्निकल बात है। पहले तो हम लोग को लड़का को समझा देते थे कि बुआ रे बीच में दो शब्दों के, दो पदों के बीच में हाइफन लगल रहे ना तो समझ जाइए कि द्वंद्व है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला हमरों से तेज हो गया। ठीक है, तो यहां अब फिर हमको नए सिरे से समझाना पड़ रहा है। तो इसमें आप क्या कीजिए
कि दो पद तो हो लेकिन दोनों पद विपरीत अर्थी हो, मतलब विपरीत अर्थ देने वाला हो। समान अर्थ देने वाला पद होगा तो वह द्वंद्व नहीं होगा। तो हाइफन से जब सिखा देते थे ना, तो वो क्वेश्चन क्या कर दिया, दिन हाइफन दिन। अब लड़का द्वंद्व भर के आ जाता था, तो दोनों सब तो दिने दिन है। रात हाइफन रात, तो समझता था कि द्वंद्व हो गए, लेकिन द्वंद्व नहीं हुआ, बुर्बक बना दिया। तो इसलिए हाँ, धीरे धीरे तो वो नहीं हुआ। तो अब समझिए कि विपरीत शब्द होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विपरीत शब्द। हाइफन के दोनों तरफ शब्द विपरीत हो। जैसे आकाश पाताल, विपरीत शब्द है, आकाश ऊपर पाताल नीचे। दिन, समझिए, पीला पीला, आप समझ, थोड़ा खाली उतार रहे हैं आप समझिए ना, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, उतार रहे हैं, तो हम गधा हैं जो समझा रहे हैं। तो हमको आप हटने के लिए बोल रहे हैं, तो हम यहाँ कैमरा का भी नजर, हमको कैमरा पर भी आके समझाना है और इसको भी समझाना है। आप कह रहे हैं साइड पकड़िए, तो आप एक उतार रहे हैं तो हम साइड पकड़ लेंगे, तो कैमरा वाला भी डिस्टर्ब, ये भी डिस्टर्ब। अकेले आप उतारते रहिएगा, तो थोड़ा सा साथ चलिए ना। तो विपरीत में, तब विपरीत में समझ में आएगा। दिन दिन रहेगा तो अव्यय भाव नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी दो पद है। विपरीत होना चाहिए, दिन रात, माता पिता, और बोलिए आप लोग भी, भाई बहन, भात दाल, लोटा डोरी, हाँ पति पत्नी भी होगा। ये सब विपरीत, राधा कृष्ण सीताराम, माने विपरीत शब्द होना चाहिए, तो द्वंद्व होगा। अब बोलिए कोई दिक्कत? इसमें ज्यादा पूछता है लोटा डोरी, समझे ना। ये लोटा डोरी वाला क्वेश्चन जो है ना, ये ज्यादा, टेढ़ा मेढ़ा, ये सब ज्यादा क्वेश्चन उठाता है। टेढ़ा मेढ़ा ये सब क्वेश्चन उठाता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टेढ़ा मेढ़ा। अच्छा, कभी ऐसा भी करता है, चूंकि आप कंपटीशन के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बीच के हाइफनों गायब कर देता है। कर सकते हैं, लेकिन आता ये रोटी सब्जी वगैरह नहीं रहता है। ये बोलने दो। रोटी दाल होता है, जो पर्याय बने वह बोलना है। रोटी सब्जी नहीं होता है, दाल रोटी होती है। जीवन में आप सुने होंगे कि भाई दाल रोटी के व्यवस्था के ना हो तो जुगाड़ बैठ जाए, दाल रोटी की व्यवस्था हो जाए। दाल रोटी है ये, तो दाल रोटी आएगा द्वंद्व में। सब्जी रोटी कोई शब्द नहीं है। हम बिहारी के लिए है सब्जी रोटी, तो चोखा भात, भात चोखा, ये सब नहीं है। टेढ़ा मेढ़ा आएगा, हाँ हाँ सच, वो भी होगा। विपरीत है ना, हाँ ठीक है। विपरीत शब्द होना चाहिए, गया दिमाग में? अब बोलिए, अब आराम से इसको उतारिए। अब एक बच गया है, अब पेज अगला हम ले लेंगे। अरे हाइफन ना भी होगा तो भी, जैसे लाभालाभ, कृत्याकृत, तो कृत जोर आकृत, तो ऐसी स्थिति में द्वंद्व हो जाएगा। तो कभी कभी हाइफन ना भी रहता है, तो आपको समझना होगा कि विपरीत अर्थ दे रहा है। जैसे लाभालाभ, तो लाभालाभ एक शब्द लिख दिया, कहां मैं लिखूं? लाभालाभ, अब इसमें हाइफन नहीं दिया। लाभालाभ में लाभालाभ में आप देखिए हाइफन नहीं है, लेकिन यह भी द्वंद्व होगा, क्योंकि जब इसका संधि करेंगे तो हो जाएगा लाभ अलाभ। लाभ और लाभ, तो उल्टा हो गया ना। लाभ मतलब प्रॉफिट, अलाभ मतलब घाटा हानि। तो ऐसी स्थिति में यह भी द्वंद्व में आएगा। विपरीत आना चाहिए, बार बार, तो 50 बार तो हो गया कि विपरीत आना चाहिए, विपरीत आना चाहिए। चलिए उतारिए।
फोटो खींचना है। ऑनलाइन वाले उतारिए, ऑनलाइन वाला का बंद है। समझ में आसानी से समझ में आया ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, आज हमको टाइम है मिला है 5:30 से, तो उसी हिसाब से ना काम करेंगे। और क्लास आज और बार लेते थे 4:30 से, आज 1 घंटा लेट से क्लास हुआ। तो आराम के मतलब कि जे रात के दिन भर सुतले माने 5-7 बजे तक सुतले रही, अरे दिन में 1 घंटा हो गई, आराम हो गई। और शाम में तो ऐसे भी नहीं सोना चाहिए, शाम में सोने से तबीयत भी खराब होती है और घर की लक्ष्मी भी चली जाती है। चीरी मार एगो दे दिए हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने समझा दिया, बनाना हो ना तो किसी प्रैक्टिस सेट से आप बनाइएगा तो आपको सब बन जाएगा अपने। उसमें बहुत सारी किताब तो ऐसा है कि अल्फ़ाबेटिकल दे के समास दिए हुए हैं। अ से शुरू किया तो अ पर, फिर आ से शुरू किया तो आ पर, फिर ई से शुरू किया ई पर, पूरा 10 पन्ना भरले है समासे से। अब 10 पन्ना पढ़ते पढ़ते आप पगला जाइएगा, तैयो ठीक से नहीं पकड़ाएगा। अरे यही 6 लाइन पढ़ लीजिएगा तो आपको सब पकड़ा जाएगा। टीचर और किताब में इतना ही अंतर है कि किताब खाली पन्ना भरे हुए, टीचर दिमाग भरने का प्रयास करता है। हो गया हो, जल्दी कीजिए। थोड़ा चमक रहा है। लाभ संधि करेंगे तो लाभ अलाभ हो जाएगा। तो लाभ और उसका उल्टा अलाभ, विपरीत का मतलब समझते हैं ना, उल्टा। विलोम, विलोम शब्द भी परीक्षा में पूछता है। जाने दीजिए।
आँख चमकता है थोड़ा सा, न चश्मा पड़ जाए ना वो चमकने लगता है। तो अंधेरा हो जाएगा। ऑनलाइन वाला को चेहरे नहीं दे, जला दीजिए। ऑनलाइन वाला को चेहरे नहीं दिखाई देगा तो फिर गरियाएगा कि अनहार, गुस्सा करेगा कि अनहार में चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, अनहार में पढ़ा रहा है। मैं अब आगे बढ़ूं, अभी भी तो बकस दीजिए, अभी भी कलम आपका चल ही रहा है। बाप रे बाप। अब एक जो छठा बचा, एक छठा बचा लास्ट, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास, इससे ज्यादा क्वेश्चन उठाया जाता है, लेकिन इसमें ज्यादा क्वेश्चन उठाता है, लेकिन ये सबसे इजी भी है, क्योंकि इसका बड़ा सिलेक्टेड शब्द है कि 5-7 को शब्द दिमाग में आप रख लिए तो वो बहुव्रीहि होगा। लेकिन चलिए मैं तरीका से पढ़ा दूं। बहुव्रीहि का मतलब है कि इसमें अन्य पद प्रधान होता है। पहली बात तो, पहली शर्त तो ये है कि अन्य पद प्रधान, मतलब 2 पद तो मिलता है, लेकिन दोनों पद मिलके अपना अर्थ नहीं रखता है, एक तीसरा अर्थ, अन्य अर्थ पकड़ लेता है, अन्य अर्थ पकड़ता है, अन्य अर्थ हो जाता है। जैसे दशानन, दशानन तो 10 आनन 2 पद है, लेकिन दशानन का मतलब हम यह नहीं लगाते हैं कि 10 आनन। हम जो ही दशानन कोई बोलता है, मेरे दिमाग में फटाक आता है रावण, तो 10 आनन के अर्थ से बाहर निकल के हम रावण का अर्थ लगा लेते हैं। तो जब अन्य अर्थ लगा ले, अन्य पद प्रधान हो जाए, तो वही है बहुव्रीहि। जैसे लंबोदर, तो लंबोदर जो ही बोलता है तो उसका अर्थ लंबा उदर हम नहीं लगाते हैं, हमारे सामने गणेश जी आके प्रकट हो जाते हैं। उसी तरह गजानन, ये सब 5-7 को सब दिमाग में रखिएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। लिख दें क्या सब? गजानंद, लंबोदर, 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 पीतांबर, बीना पानी। बिना पानी जो ही कोई बोलता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? सरस्वती जी। चतुरानन, चतुरानन, चतुरानन विष्णु भगवान नहीं होता है, ब्रह्मा जी। 4 आनन वाले, 4 सर वाले चतुरानन ब्रह्मा जी। जाइए ना, जान। गजानन, गजानंद होता है कि गजानन होगा रे? गजानन होता है, गजानंद होगा। गजानन, लंबोदर, पीतांबर, बीना पानी, चतुरानन। एक और शब्द है नीलकंठ, एक और शब्द है नीलकंठ। इतना शब्द दिमाग में आप रखिए तो ये जो 6 गो है ना, ये निश्चित रूप से बहुव्रीहि में चला जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ दशानन से अर्थ रावण का निकल जाता है, गजानन से भगवान गणेश का, लंबोदर से भी भगवान गणेश का, पीतांबर से विष्णु भगवान का, बीना पानी से सरस्वती का, चतुरानन से ब्रह्मा का, नीलकंठ से भगवान शंकर का। एक और शब्द है चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर,
चंद्रशेखर गंगाधर, जिसने गंगा को धारण किया है। ये सब बहुब्रीहि है। किसी के पास सर की लिखी किताब है? लाइए, कोई एक किताब लाइए तो थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उससे पता चलेगा कि मतलब किस हो गया। एक दे दी भाई जी, हो गया, मिल गया। विगत दिनों के ये उतार चुके हैं, तो फ्री हो गए तो हम आगे काम करें। एवरीबॉडी फ्री? सब आदमी फ्री हैं। अब कुछ क्वेश्चन आप देखिए तो उसमें आपको समझ में आएगा कि आपसे बनता है कि नहीं। थोड़ा कैमरा के सामने आ जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को भी दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ फिर हम बैक करके आपको सामने लाते हैं, ताकि ये सामने भी रहे तो पता चले। प्रतिदिन शब्द में समास है डैश द्वंद। प्रतिदिन में कौन समास है चुना है? ठीक है, एक लाइन में ऑप्शन की जरूरत आपको नहीं पड़ रही है। चलिए ठीक है। दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को कहते हैं। ठीक है, समास। ठीक है। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? हाँ, तत्पुरुष समास में। सीख, ठीक। चौमासा कौन सा? चौमासा में समास है। चौमासा द्वंद्व कर्म। चौमासा संख्या है। ठीक है। अब एक टफ क्वेश्चन आ रहा है, उसको आप समझिए, क्योंकि बनाते हैं तो उसमें कुछ बातें आती है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? अब गौर से सुनना ऑप्शन। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ऑप्शन सुनना। आजन्म, घनश्याम, अनिच्छा, तिरंगा। कौन हुआ? आजन्म तो होगा नहीं, तत्पुरुष में तो आजन्म का कोई स्थान ही नहीं है। घनश्याम है ऑप्शन, तो घनश्याम अभी आपने पढ़ा कि जो विशेषता दर्शाए वह कौन समास? कर्मधार है। अब है दो ऑप्शन खट गया। दो कभी कभी होता है कि ना जानकारी है, तो जो जानकारी है उसमें ऑप्शन छांटिए। ऑप्शन छांटते छांटते आपको आंसर सामने प्रकट होगा। तो ये दो खत्म हो गया। अब बचा अनिच्छा और तिरंगा। तो तिरंगा जो ही बोला तो आपको समझ में आया कि तिरंगा भी तत्पुरुष नहीं होगा, क्योंकि तीन रंग। तो संख्या पहले दे दिया, तो संख्या जो ही दिया तो द्विगु हो जाएगा। तो बिना जानकारी के आप चुन सकते हैं कि इसका तत्पुरुष हो जाएगा अनिच्छा। जब संधि करेंगे तो होगा यदि विग्रह जब करेंगे, इसमें संधि नहीं, विग्रह होता है। समास में विग्रह होता है। समास में विग्रह होता है। तो जब विग्रह इसका करेंगे, अनिच्छा का विग्रह करेंगे, तो होगा इच्छा के बिना। अनिच्छा मतलब इच्छा के इच्छा के बिना। तो एक चिन्ह दे दिया के, तो आप समझ गए किया तत्पुरुष है। आजन्म जो है ना, ये जीवन भर का अर्थ रखता है, जो एक शब्द हो जाता है। एक जीवन भर का थ्रू आउट द लाइफ का अर्थ रख लेता है। और इसको चाहिए कम से कम दो पद निश्चित रूप से। अब आगे देखिए, रसोई घर का समास विग्रह। अब यहाँ विग्रह भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता था। रसोई घर का समास विग्रह कीजिए। रसोई का घर, रसोई का घर, रसोई के लिए घर, घर की रसोई, चाहे घर में रसोई, रसोई के लिए घर,
बिना पानी किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि का। चतुर्भुज में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल कर्मधार है। तो यही सब क्वेश्चन जो है ना फेमस है, समास फेमस है, यही सब समास को बराबर परीक्षा में पूछता रहता है। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो कभी क्वेश्चन घुमाता है कि इसमें नहीं है द्वंद्व, तो जब पूरा समास पढ़ लिए तो चारों ऑप्शन आपको पता चले कि द्वंद्व नहीं है। मुझे लगता है आप अपना बना लेंगे, बन जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं सोल्व करना चाहता हूं। डॉट डॉट समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो द्वंद्व में दोनों पद, वहाँ दोनों पद प्रधान होते थे। कभी कभी पद वाला भी क्वेश्चन उठाएगा, इसलिए वहाँ हमने लिख दिया कि प्रथम पद, द्वितीय पद, फलना पद, फलना पद, फलना पद। ठीक है, आप लोग से बन जाएगा। गुणहीन में कौन सा, जहां से उठाइएगा, गुणहीन में कौन सा समास है? अब आप देखिए, आप समझा जो रहे थे, अब समझो। यहाँ दिया ऑप्शन आ गया, जो हम समझा रहे थे उस समय से ऑप्शन आया। गुणहीन में कौन सा समास पाया जाता है? अब चारों ऑप्शन में तत्पुरुष ही है, चारों ऑप्शन में तत्पुरुष ही है। अब यहाँ आपको फंसाया है वो। अब वो कह रहा है कि संबंध तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। आपादान तत्पुरुष हो गया, क्योंकि गुणहीन, गुण से हीन, जुदाई हो गया, गुण से हीन। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? आपादान तत्पुरुष। और एवं प्रकार से अपना प्रैक्टिस घर पर कीजिए। यथासंभव सब घिसा पिटा है, परमेश्वर सब घिसा पिटा है, सब देशभक्ति, वही सब जो सिखाती हैं वही सब इसमें। हाँ, ऐसा चाबी दे दिए हैं ना कि आप सब ताला खोल लीजिएगा। लीजिए, ना वो तनी जिसको पढ़ाने के लिए हमने समास पढ़ाया वो तो पढ़ के जाइए। जिसको पढ़ाने के लिए मैंने समास शुरू कर दिया तो कम से कम वो तो पढ़ के जाइए। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट लेंगे चाहे 3 मिनट लेंगे। आप लोग ना उतारेंगे तो 3 मिनट लेंगे बस। क्योंकि जो खींच लीजिएगा, जितना खिंचा जाएगा। हाँ, तो इसलिए कह रहे कि जो खिंचा जाए। क्या भरोसा कल क्लास हो ना हो, तो ये है कुछ तो खिंचा जाएगा। तो उसमें शब्द संरचना में जो हम कल पढ़ाए थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश, उसमें एक अथी और बच गया था, जो बनावट के आधार पर है ना। तो बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं। एक शब्द संरचना पढ़ा रहे थे, यहाँ भेद भी लिख देते हैं, तो आप सोचिएगा कि भाई 3 कथी लिख दिए थे। तो एक होता है रूढ़, एक यौगिक, और एक हो जाता है आपको योग रूढ़। अब नादी में से मुरी उठाइए और देखिए, तुरंत जो नादी में डाल देते हैं, जैसे यहीं तक चोकर छिटते हैं, बस धक डाल देते। इसको अब देख लीजिए। रूढ़ शब्द हम उसे कहते हैं, मैं परिभाषा में नहीं फंसाऊंगा, इसे मैं परिभाषा बता देता हूं, लेकिन मैं ट्रिक भी बताऊंगा। रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिसके शब्दों का खंडन नहीं हो सकता है, खंडन होने के बाद उस शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं कि जिसको खंडित आप नहीं कर सकते हैं, और खंडित कर दिए तो फिर उसका वो मीनिंगलेस हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है।
तो जैसे नल जल योजना अभी बिहार में चल रहा है, नल है, जल है, नर है, बहुत सारा है, अपना है, पराया है, बहुत सारा शब्द आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इतना बेकार लिख रहे हैं, हम एक शब्द लिखते उससे आपका काम चल जाता। कि संसार में जितने शब्द हैं वो सारे के सारे शब्द रूढ़ हैं, बशर्ते कि पद न हो। तो शब्द और पद में अभी अंतर बताए ना, कि जब वही शब्द दो शब्द जब एक साथ मिल जाते हैं तो पद हो जाते हैं। तो ध्यान रहे, पद ना हो, शब्द हो, तो इसका मतलब हुआ कि वैसा शब्द जिसको खंड करने के बाद अर्थ न रहे वो सारा का सारा शब्द होगा रूढ़। तो आप देखिए इसमें क्या है, न को अलग कर लीजिए, ल को अलग कर दीजिए, कोई अर्थ है? ज को अलग कीजिए, ल को अलग कीजिए, कोई अर्थ है? न र अलग कर देने से कोई अर्थ है? आप पना को अलग करने से कोई अर्थ है? तो ये सारे शब्द रूढ़ शब्द हैं। तब यौगिक शब्द क्या होते हैं? तो यौगिक शब्द होते हैं कि जिसकी संधि हम कर सके, मतलब जिसको दो भाग में बांट सके। संधि में क्या होता है? संधि में एक दो वर्णों, दो शब्दों को दो भाग में बांटते हैं। जैसे हिमालय, तो दो शब्दों के में संधि हम कर दिए कि ध्यान में रखने के लिए, लेकिन सीधा मतलब है कि दो शब्दों का मेल जो हो, मतलब जहां दो पद मिले हुए हों, वह सारा शब्द कहलाएगा यौगिक। यौगिक शब्द का मैंने शब्द यहाँ छोड़ दिया, अपना लिख लीजिएगा शब्द। तो योग कहला क्या? जैसे हिम जोर आलय, तो क्या बनता है? हिमालय, विद्यालय, पाठशाला। तो आप देख रहे हैं ना, इसमें दो दो शब्द मिला हुआ है, पाठशाला, पुस्तकालय। तो सब में जहां दो शब्द मिले हुए होंगे वो सारे शब्द कहलाएंगे यौगिक। योग रूढ़ क्या कहलाएगा? तो अभी जो हम आपको पढ़ाए सारे बहुव्रीहि के जो समास हैं, बहुव्रीहि समास ही योग रूढ़ है। तो बहुव्रीहि समास का मतलब आपने क्या सीखा? कि जो अन्य अर्थ पकड़ता हो, अपने शब्द का मतलब ना बता के, माने बहुव्रीहि ऐसा है कि अपने घर में ना झांक के दूसरे के घर में हमेशा झांकते रहता है। बहुव्रीहि का इतने काम है कि अपना घर वो नहीं देख रहा है, फटाक दूसरे के घर में सेंध लगा देता है, तो वो बहुव्रीहि है। तो जो बहुव्रीहि एक लाइन जब बोले हम कि बहुव्रीहि समास, तो आपके दिमाग में फटाक चल गया होगा कि कैसा शब्द होगा योग रूढ़, गया दिमाग में? तो वो गजानन होगा, चाहे वो दशानन होगा, चाहे वो लंबोदर होगा, पीताम्बर होगा, मतलब समास, बहुव्रीहि समास के सारे शब्द योग रूढ़ हैं। अब उसमें जितना शब्द आपने पढ़ा सब योग रूढ़ है। तो जैसे लंबोदर है, चलिए लंबोदर मतलब हम क्या समझते हैं गणेश जी? अन्य अर्थ पकड़ता है, इसमें अन्य अर्थ पकड़ेगा जी, अन्य अर्थ होगा, अन्य अर्थ होगा इसमें। तो जो शब्द में अन्य अर्थ हो, अन्य अर्थ मतलब जो शब्द है वो अपना अर्थ न रख के दूसरा अर्थ रखता है। लंबोदर अपना अर्थ न रख के गणेश जी का अर्थ रखता है। तो यह जो लंबोदर होगा योग रूढ़ होगा। दशानन जो होगा यह योग रूढ़ होगा, क्योंकि दस आनन अपना अर्थ न रख के क्या अर्थ रखता है? रावण। चलिए आप सीख गए, रूढ़ चुन लेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछता है? जैसे शब्द दे दिया, पूछेगा कि निम्नलिखित में से रूढ़ कौन है, 4 गो शब्द दे देगा। अगर निम्नलिखित में से रूढ़ कौन है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ कौन है, तो मुझे लगता है आप अब आसानी से चुन लेंगे। कोई ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, न ज़्यादा लिखने की जरूरत है। तो आज की मुलाकात यहीं तक। संधि में कुछ नहीं है, 1-2 रहता है। संधि बहुत, संधि के लिए कम से कम हम कितनों ट्रिक्स लगाएंगे ना, तैयो 3 दिन हमको समय चाहिए। संधि आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हैं। संधि के भेदे भेद इतना ना है कि भेदे भेद होते होते आपको पसीना छूट जाएगा। हाँ, उतना आपको ध्यान भी नहीं रहेगा, याद भी नहीं रहेगा। इसलिए संधि को गोली मारिए,
कुछ और जो है कल समय बचेगा, कल यदि क्लास होगा तो वाक्य संरचना पढ़ा देंगे, क्योंकि वाक्य संरचना से 2-3 क्वेश्चन होता है, तो कल टाइम बच जाएगा तो वाक्य संरचना पढ़ा देंगे, आपका हो जाएगा। नहीं यदि टाइम बचेगा, कल बैच ना भी हुआ तो भी इतना हमने पढ़ा दिया है कि 50-60 नंबर आप बना लीजिएगा। बाकी जो है रटने वाला मैटर है तो बाकी रटिएगा, उससे काम चल जाएगा। अपर्यायवाची शब्द है तो रटना है, मुहावरा है तो रटना है, तो ये सब तो आप अपने भी ना भी रटिएगा तैयो काम चल जाएगा। क्योंकि बिहार में पैदा हुए हैं तो कुछ ना कुछ मुहावरा का तो अर्थ मालूम होगा ही। आप दिन रात मुहावरे में बात करते रहते हैं, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमने ग्रामर का जो मेन टॉपिक था वो मैंने पढ़ा दिया है, वो काम हो जाएगा। यदि कल क्लास चलेगा तो हम वाक्य संरचना पढ़ा देंगे, नहीं चलेगा तो बात खत्म है, तैयो बहुत हम पढ़ा देंगे। अब ये मेरे अनुभव का कमाल था कि 10 क्लास में 70% ग्रामर ख़त्म कर दिए। यदि नया टीचर होता तो उससे संभव नहीं था 10 क्लास में ले जाता 2 दिन 3 दिन।